हेलो एंड वेलकम माय डियर ब्रदर्स एंड माय डियर सिस्टर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरनेटिक वार्स। नोट कर लीजिए, पहले आप टॉपिक को इसको अंडरलाइन कीजिए, कैरनेटिक वार्स को आप अंडरलाइन कीजिए। कैरनेटिक वार्स आज का हमारा टॉपिक है और ब्रैकेट में आप लिख के रख लीजिए एंग्लो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है, ये आप ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, कैरनेटिक वार्स और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो देखिए मेरे दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इसमें एक्चुअली 3 वार्स आते हैं। कैरनेटिक वार जो है इसमें एक्चुअली 3 वार्स आते हैं। कैरनेटिक वार फर्स्ट, सेकंड कैरनेटिक वार एंड थर्ड कैरनेटिक वार। तो आज हम फर्स्ट कैरनेटिक वार ही पढ़ेंगे और इसका कैरनेटिक वार्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्यों कैरनेटिक वार्स हुए थे, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 लाइन्स की एक हिस्ट्री सुना देता हूँ। और ये जो हिस्ट्री मैं आपको सुनाऊंगा ये बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये हिस्ट्री जो है ये सुना देता हूँ। तो चलिए देखिए डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया का एक किंग होता है, एक मोनार्क होता है, एक एम्पायर होता है। 1740 में उसकी डेथ हो जाती है। कब? 1740 में उसकी डेथ हो जाती है और उस किंग का नाम जो है वो चार्ल्स सिक्स होता है। ये तो बिल्कुल आपसे नहीं पूछ जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब मैं आपको क्लू देता हूँ, ठीक है, हिंट मैं आपको देता हूँ कि ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है ये कैसे मतलब यहाँ पे पैदा हो गई हमारे भारत में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 1740 में क्या होता है कि चार्ल्स सिक्स की डेथ होती है, जो क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का किंग होता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया का किंग होता है, 1740 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये मोनार्क था, किंग था, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद जो है इस तख्त कौन संभालेगा, थ्रोन कौन संभालेगा, इसका बेटा या इसकी बेटी, जो इसका एल्डर, जो इसका क्या होगा, जो एल्डेस्ट सन होगा या एल्डेस्ट डॉटर होगी, तो वही इस तख्त संभालेगी। तो ऐसा ही हुआ कि इसकी जो एल्डेस्ट डॉटर थी जिसका नाम था मारिया थेरेसा, उसका नाम था, ठीक है। मारिया थेरेसा जो है अब वो तख्त संभालने की कोशिश करती है। तो इतने में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज, 5-6 कंट्रीज ऐसी होती हैं जो मारिया थेरेसा के अगेंस्ट जाती हैं, अपोजिट में जाती हैं। यानी कि ये कहते हैं, वो कंट्री जो है ना जो इसके अपोजिट में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मारिया थेरेसा जो है अब ये यहाँ की क्वीन नहीं बन सकती। सॉरी, एक सेकंड, इसमें कुछ इशू है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि कुछ कंट्रीज इसके अगेंस्ट मतलब गई और कुछ कंट्री जो है वो इसके फेवर में गई। यानी कि कुछ कंट्रीज का मानना ये था कि अब ये थ्रोन संभाल नहीं सकती, अब मारिया थेरेसा जो है अब ये थ्रोन नहीं संभाल सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ कंट्रीज ऐसी आई जो इसके फेवर में थी, वो बोल रही है इसको कि आप थ्रोन संभाल लीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये जो मसला था, ये जो अब इशू क्रिएट हो चुका था, ठीक है, ये थ्रोन संभालने का जो इशू क्रिएट हो चुका था, ये अब सिर्फ ऑस्ट्रिया का ही मामला नहीं रहा, ठीक है। ये जो लड़ाई है ये सिर्फ ऑस्ट्रिया तक ही महदूद नहीं रही। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ कंट्री जो इसको क्या कर रही हैं, अपोजिशन कर रही है। तो जो सपोर्ट कर रही है और जो अपोजिशन कर रही है उनके बीच में भी तो अब ये इशू जो है ना ये पैदा हो गया, ठीक है। ये लड़ाई जो है ना ये अब उनके बीच में भी फैल गई। ये सिर्फ ऑस्ट्रिया के लोगों में नहीं फैल गई, ये अब उन कंट्रीज के बीच में भी फैलने लगी ये लड़ाई जो मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रही थी, और वो उन कंट्रीज में भी ये लड़ाई फैलने लगी जो कंट्रीज मारिया थेरेसा के अपोजिशन में जा रही थी, ठीक है। तो समझिए ना यहाँ तक आप। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज है ना जो सपोर्ट कर रही थी, कुछ कंट्रीज क्या कर रही थी, कुछ कंट्रीज इसको अपोजिशन कर रही थी, उसमें फ्रांस आती थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लड़ाई है ना वो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्वीडन, ठीक है, एक तरफ से ये वाली कंट्रीज थी, सैक्सोनी भी नोट कीजिए आप, ठीक है, सैक्सोनी, ठीक है, एक तरफ से ये कंट्रीज थी, और वर्सेस दूसरी तरफ से कौन सी कंट्रीज थी, ब्रिटेन था, ब्रिटिश के लोग थे, प्रूशिया था, ठीक है, प्रूशिया, हैनोवर था, ठीक है। तो यानी कि ये लड़ाई जो ना ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सैक्सोनी, स्वीडन, रशिया, हैनोवर, प्रूशिया, ब्रिटेन के बीच में अब ये लड़ाई खड़ा हो गई, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है वो मारिया थेरेसा को क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन, ठीक है। तो ये बस 1-2 लाइन्स की एक हिस्ट्री थी, तो बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे ये टॉपिक समझ में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आप आसानी से इसको समझ सकते हो। देखिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ऊपर पहले ही
टॉपिक को लिख के रख लिया होगा कैरनेटिक वायरस, यानी कि कैरनेटिक वायरस हमारे आज के टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कैरनेटिक वर्ड है ना, कैरनेटिक किसको कहा जाता था, ये कैरनेटिक क्या चीज़ है, क्या ये कोई हथियार है, क्या ये कोई ज़मीन है, क्या ये कोई समंदर है, क्या ये कोई ट्रेड है, कोई स्पाइस है, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर मेरे दोस्तों। कैरनेटिक जो है ना, ये जो साउथ इंडिया का पेनिनसुला रीजन जो है ना, साउदर्न इंडिया पेनिनसुलर प्लेटियोज आपने ऑलरेडी पढ़े हैं ना, साउदर्न इंडिया का जो पेनिनसुलर पोर्शन था, साउदर्न इंडिया का जो पेनिनसुलर पोर्शन था, जो इंडियन, एक सेकंड, जो इंडिया का मेनलैंड था, मैं आपको यहां पे सिंपली कहूंगा जो ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के बीच में जो पोर्शन आता था ना, उसको कहा जाता था कैरनेटिक। तो यूरोपियंस, याद रखना मेरे दोस्तों, कैरनेटिक किसको कहा जाता था, यूरोपियन जो है ना, यूरोपियंस ने इंडिया के मेनलैंड के उस पोर्शन को कैरनेटिक नाम रखा था जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आता था, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको कहा गया था, इसको क्या कहा गया था, कैरनेटिक। क्या इसको कहा गया था, कैरनेटिक। तो आपने क्या समझा, कैरनेटिक एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसी लैंड है, ठीक है, जिसको कैरनेटिक किसने नाम रखा था, यूरोपियंस ने नाम रखा था। उनका मानना ये था कि जो बे ऑफ बंगाल और जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो ये जमीन है, इसको कहेंगे हम कैरनेटिक, ये उन्होंने इसको नाम रखा था, ठीक है। समझ में आई मेरी बात आपको यहां तक। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, और आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि कोरामंडल जो है ना, कोरामंडल का जो कोस्ट है ना, कोरामंडल कोस्ट और इसका जो एडजॉइनिंग एरियाज थी, यानी कि जो इसको बहुत करीब, जो इसके बिल्कुल पास में पड़ती थी, ठीक है, जो इसकी नाइबर्स कुछ क्या थी, नाइबरिंग कुछ रीजन्स थे, उनको कहा जाता था कैरनेटिक। क्या उसको कहा जाता था, कैरनेटिक लैंड, कैरनेटिक, याद रखना। तो कोरामंडल कोस्ट पर्टिकुलरली कैरनेटिक जो है ना, कैरनेटिक वर्ड कोरामंडल कोस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये भी आप नोट कीजिए। मैंने आपको बोला कैरनेटिक वो पोर्शन था जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में था, लेकिन पर्टिकुलरली कोरामंडल कोस्ट के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नाउ कैरनेटिक वायरस पे हम आएंगे। ये जो कैरनेटिक वायरस है ना, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए कैरनेटिक वायरस जो है, ये कुल मिला के कितनी कैरनेटिक वायरस लड़ी गई, ठीक है। हाउ मैनी कैरनेटिक वायरस वायर फॉट, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 कैरनेटिक वायरस वायर फॉट। तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ये जो कैरनेटिक वायरस हैं, ये कब लड़ी गई, When did कैरनेटिक वायरस took place, तो आपका आंसर होना चाहिए मिड 18th सेंचुरी में, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी में कैरनेटिक वायरस जो है ये लड़ी गई थी, ठीक है यहां तक। तो अब नेक्स्ट आपसे अगर डेट डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये बताइए कि कब लड़ी गई थी, डेट का अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए 1746 से लेकर 1763 के बीच में ये तीनों के तीन कैरनेटिक वायरस लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने आपसे बोला कि आप नोट कर लीजिए कि 3 कैरनेटिक वायरस जो लड़ी गई थी वो 1746 से लेकर 1763 के बीच में लड़ी गई, ठीक है। यहां तक 1746 से लेकर 63 यानी कि 17 ईयर्स, उनके 17 सालों में ये 3 कैरनेटिक वायरस लड़ी गई। जैसे कि आपने पहले ही टॉपिक के ऊपर लिखा कैरनेटिक वायरस, ब्रैकेट में आपने लिखा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का मतलब क्या है, एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, ठीक है, एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी मीन्स ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी, यानी कि वो लड़ाई जो इंग्लिश, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कैरनेटिक वायरस आपसे पूछा जाता है कि कैरनेटिक वायरस किन के बीच में लड़ी गई थी। बिल्कुल ये इंग्लिश, ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई, लेकिन ध्यान रखना मोर अप्रोप्रिएटली आप अगर कहेंगे तो आप ये कह सकते हो कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। तो कैरनेटिक वायरस में कौन इन्वॉल्व थे, इसमें 2 कंपनियां इन्वॉल्व थी,
एक थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, इससे आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि 3 कैर्नेटिक वार जो है ये 1746 से लेकर 1763 के बीच में लड़ी गई, लेकिन आपसे एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इससे थोड़ा मैच करता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये पहले ही बता के रखूंगा। मे बी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एंग्लो फ्रेंच यानी कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो राइवलरी इंडिया में जो राइवलरी खड़ा हुई थी, ठीक है, इंडिया में जो ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, तो वो कब से हुई? वो 1740 से ही हुई थी। ठीक है, वो 1740 से ही हुई थी। अब आप बताओगे सर 1740 से कैसे हुई थी? मैंने आपको पहले ही बोला कि चार्ल्स 6 की डेथ 1740 में ही हुई और 1740 में ही मारिया थ्रेसा जो है वो थ्रोन पे बैठना चाहती थी। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे क्या कर रहे थे जो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रांस जो है, फ्रांस उसको अपोजिट में थी। ठीक है, फ्रांस जो है ना, फ्रांस और इंग्लिश वहां पे एक दूसरे के अपोजिशन में थी, यानी कि फ्रांस वाले जो हैं वो क्या कर रहे थे? वो मैरिया थ्रेसा को क्या कर रहे थे? अपोजिशन कर रहे थे। और ब्रिटिश वाले मैरिया थ्रेसा को क्या कर रहे थे? शाबाश, ब्रिटिश वाले मैरिया थ्रेसा को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश एक साइड से फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एक साइड से क्या कर रही है? मैरिया थ्रेसा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन यहां से फ्रांस वाले जो आ रहे हैं वो मैरिया थ्रेसा को क्या कर रहे हैं? अपोजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि फ्रांस और ब्रिटिश जो है वो आपस में वहां पे अपोजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया है ना। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान रख लीजिए। मुझे पता है 1 मिनट अलावा लग सकता है, मतलब इस टॉपिक में 1 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मैरिया थ्रेसा थी, ठीक है, और यहाँ से ब्रिटिश वाले आ रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश इसका क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ से कौन आ रहे हैं? यहाँ से फ्रांस वाले आ रहे हैं, वो इसका क्या कर रहे हैं? अपोजिशन कर रहे हैं। अब ब्रिटिश वाले इस साइड, फ्रांस वाले जो हैं, फ्रांस वाले इस साइड, ठीक है, फ्रांस वाले इस साइड। तो इसका मतलब क्या है? ये मैरिया थ्रेसा यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है ना कि फ्रांस और ब्रिटिश जो है ये एक दूसरे के अपोजिशन में। इसका मतलब ये ना कि ये एक दूसरे के अपोजिशन में, यानी कि ब्रिटिश वाले ये चाहते कि मैरिया थ्रेसा जो है वो क्या बननी चाहिए? वो थ्रोन को संभालनी चाहिए, लेकिन फ्रांस वाले ये चाहते कि ये थ्रोन पे नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के यहाँ पे क्या है? अपोजिशन में है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि ये लड़ाई फिर हिंदुस्तान कैसे पहुंची, भारत में लड़ाई कैसे पहुंची। तो इतना आप फिलहाल यहाँ पे नोट कर लीजिए। सेम 1740 का जब साल चल रहा था, तो इसी साल में क्या हुआ? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी है वो इंडिया में स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इससे क्या असर पड़े? ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इससे क्या फायदा हुआ, ब्रिटिश को फायदा हुआ या फ्रेंच को फायदा हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप नोट करोगे, सबसे पहले आप ये याद रखो, ये जो कैर्नेटिक वार्स थी, ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, इससे क्या हो गया? इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैं आपको पहले ही बता के रखता हूं, मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन मैं आपको पहले ही बता के रखता हूं इस कैर्नेटिक वार से क्या हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ब्रिटिश की जो कंपनियां है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उन्होंने अपना पावर जो है वो डोमिनेट किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने डोमिनेंस, यहाँ पे जो उनका ट्रेडिंग था, यूरोपियन का जो यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनीज थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हिंदुस्तान में थी, ठीक है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो हिंदुस्तान में थी, तो उन पे उन्होंने डोमिनेंस अपना डाला। ठीक है, यानी कि उन पे उन्होंने अपने क्या किया? कब्जा किया। ठीक है, वो कब्जा नहीं किए गए तो वहां से उनको कैप्चर किया तो हो गया, नहीं। इसका मतलब ये कि मतलब बाकी कंट्रीज के मुकाबले में इन्होंने अपना पावर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और भी ज्यादा इंक्रीज किया, अपना डोमिनेंस और भी इंक्रीज किया। मैंने आपको बताया कैर्नेटिक वार्स में, कैर्नेटिक वार्स की वजह से, जब कैर्नेटिक वार्स हुआ तो इसमें जीत आखिर पे ब्रिटिशर्स की हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने अपना पावर, उन्होंने अपना डोमिनेंस बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डाल दिया। ठीक है, और एक पॉइंट नोट करो कि ये जो कैर्नेटिक वार्स हैं ये कहां पे लड़ी गई थी? भारत में। मैं भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, भारत में कैर्नेटिक वार्स कहां पे लड़ी गई थी? ये टेरिटरीज ऑफ
ये टेरिटरीज ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगल्स का राज जहां पे चल रहा था, वो टेरिटरीज जहां पे मुगल्स का राज चल रहा था, तो वहीं पे, ठीक है, तो वहीं पे ये कैरनेटिक वारस लड़ी गई थी। यानी कि वो रीजन जो मुगल्स के अंडर आते थे, तो वहीं पे ये कैरनेटिक वारस लड़ी गई। अभी मैंने आपको बता दिया कि फायदा किसका हुआ। फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पावर जो है वो डोमिनेट किया। कहाँ कहाँ पे डोमिनेट किया? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के ऊपर। लेकिन अब नुकसान किसका हुआ? फिर नुकसान फ्रेंच का हुआ। किसका हुआ? फ्रांस का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उनको भारत से निकाल के, ठीक है, उनको भारत के मेनलैंड से निकाल के उनको पौंडीचेरी पहुंचाया गया। कहाँ? उनको पौंडीचेरी पहुंचाया गया, ठीक है। यानी कि दे वर कन्फाइन्ड। आप ये नोट कीजिए, ठीक है, इंग्लिश में आप नोट करो वहां पे, ताकि आपको फिर रिवीजन के टाइम पे ये मतलब थोड़ा सा इशारा मिले कि इनको यहाँ से भगाया गया था, ठीक है, मेनलैंड से उनको भगाया गया था। तो आप ये नोट कर लीजिए कि ड्यू टू कैरनेटिक वार, शाबाश नोट करो, ड्यू टू कैरनेटिक वार फ्रेंच कंपनी वाज पुश्ड टू द कॉर्नर। यस, ये नोट करो आप, फ्रेंच कंपनी वाज पुश्ड टू द कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड वायर कन्फाइनड टू पौंडीचेरी, ठीक है, एंड वायर कन्फाइनड टू पौंडीचेरी। ये पॉइंट आप नोट करो, ठीक है। यहां तक जब ये असल में ये जो वार है ना, ये जो कैरनेटिक वार्स है ना, आगे मैं अभी भी आपको बताऊंगा, फिर भी ये कैरनेटिक वार्स असल में कहां से ये शुरू हो गए? ये ऑस्ट्रिया से शुरू हो गए, है ना, ऑस्ट्रिया से। आप समझ गए ना मेरी बात? ये ऑस्ट्रिया से शुरू कैसे हो गई? चार्ल्स की जब डेथ हो गई, मैरी थेरेसा थ्रोन संभालना चाहती थी, तो वहां पे क्या हो गया? फ्रांस और ब्रिटिश जो है वो आपस में वहां पे अपोजिशन में हो गए, ठीक है। फ्रांस बोल रहा था कि मैरी थेरेसा नहीं बननी चाहिए, ब्रिटिश बोल रहे थे कि हाँ जी मैरी थेरेसा ही बननी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे जो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो गई, वही लड़ाई जो है वो कहाँ पहुंची? वो भारत पहुंची, ठीक है। वो लड़ाई भारत कैसे पहुंची? क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में से जो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में ट्रेड कर रही थी, और दूसरे साइड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड कर रही थी। वहां से जब बाकी हम कहेंगे यूके और फ्रांस में जब यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, यूके और फ्रांस जब यहाँ पे आपस में अपोजिशन थे, तो यहाँ पे भारत में ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे। यानी कि हम कहेंगे एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब दोनों कंट्री जो है, दोनों जो कंट्रीज हैं वो भारत में ट्रेड कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या थे? एक साथ थे, एक ही टेरिटरी पे ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे ये अलग अलग थे, ठीक है, लेकिन अपोजिशन में थे। यहाँ पे क्या थे? एक ही टेरिटरी पे थे, ठीक है, एक ही टेरिटरी पे थे, लेकिन क्या कर रहे हैं? एक ही टेरिटरी पे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। यहाँ पे लेकिन अपोजिशन में अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? यही लड़ाई जो है, यही लड़ाई जब इनको यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे, जब इनको ये पता चला कि यूके जो है ये वहां पे किसको सपोर्ट कर रहा है? मैरी थेरेसा को सपोर्ट कर रहा है, और इनको ये भी पता चला कि फ्रांस जो है वहां पे ये यहाँ पे हमारे अपोजिशन में है, तो यही जो नफरत है, ठीक है, यही जो लड़ाई है, ये भारत पहुंची। तो भारत में भी ये एक दूसरे के क्या होने लगे? अपोजिट होने लगे, ठीक है। यानी कि यूके वाले चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम फ्रेंच को भगाएंगे इंडिया से, फ्रेंच वाले ये चाहते थे कि हम यूके वाले को भगाएंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रांस जो है ना, फ्रांस ये नहीं चाहता था कि ये जो लड़ाई हमारी यहाँ पे है, ठीक है, ये जो लड़ाई यहाँ पे चल रही थी यूके और फ्रांस के बीच में, ठीक है, ये जो यहाँ पे ये अपोजिशन चल रहा था यूके और फ्रांस के बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, तो लेकिन फ्रेंच के लोग जो बेचारे थे ना, गवर्नर्स वगैरह, वो ये नहीं चाहते थे, जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे ना, जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे फ्रेंच के लोग, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो लड़ाई है, ये वाली जो लड़ाई है, ये यहाँ पहुँचे, ठीक है। यानी कि ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले जो फ्रेंच के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये वाली लड़ाई यहाँ पहुंचे, वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था फ्रेंच के लोगों को कि इंडिया में हम कमज़ोर हैं। इंडिया में क्या थे? फ्रेंच के लोग कमज़ोर थे, और ब्रिटिशर्स के क्या थे? मजबूत थे, पावरफुल थे। तो इसलिए फ्रेंच चाहते ही नहीं थे कि ये लड़ाई जो है, ये वाली लड़ाई, ये भारत पहुंचे। फिर जब ये लड़ाई भारत पहुंची, ठीक है, फिर जब ये लड़ाई कहाँ पहुंची? भारत पहुंची। तो उसके बाद इसमें सिर्फ मतलब फ्रेंच और इंग्लिश ही इन्वॉल्व नहीं हो गए। मतलब ये कैरनेटिक वार्स जो हैं, ये जो राइवलरी है, इसमें फिर सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश ही इन्वॉल्व नहीं हुए, इसमें इसके अलावा मुगल एम्पायर जो है ना, मुगल एम्पायर भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, मुगल एम्पायर इसमें इन्वॉल्व हुआ। याद रखना, जो निज़ाम थे ना, निज़ाम जो हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है,
हैदराबाद का की जो टेरिटरी थी निज़ाम्स की, वो भी क्या हो गई, इसमें इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, इसमें नवाब ऑफ बंगाल जो था ना, नवाब ऑफ बंगाल, तो वो भी इसमें शिरकत करने लगा। ठीक है, यानी कि ये लड़ाई जो है ना, ये इसका असर नवाब ऑफ बंगाल तक भी क्या होने लगा, पूछने लगा। नवाब ऑफ कर्नाटक जो था, ठीक है, कर्नाटक का जो नवाब था तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, कर्नाटक का जो नवाब था वो भी इसमें अब इन्वॉल्व होने लगा। ठीक है, तो सारी जो ये राइवलरीज थी, कर्नाटक वार थी, कहाँ पे लड़ी गई थी, ये मुगल इंडियाज में लड़ी गई थी। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करोगे, जब औरंगजेब की डेथ होती है, किसकी, औरंगजेब की डेथ होती है, औरंगजेब की जब डेथ होती है तो मुगल एम्पायर जो है ना, मुगल का जो एम्पायर होता है वो डिक्लाइन होना शुरू होता है। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो टेरिटरीज है ना वो वीक होती जा रही है, वो डिक्लाइन होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, उनका साइज कम होता जा रहा है। तो अब जैसे ये टेरिटरीज डिक्लाइन होती हैं, औरंगजेब पावरफुल एक रूलर था, पावरफुल किंग था, तो जैसे ही इसकी डेथ होती है तो उसके बाद बहुत सारे छोटी छोटी जो है ना, छोटी छोटी मतलब क्या आते हैं, हम कहेंगे छोटे छोटे किंग्स आते हैं। किंग्स जो नहीं होते, हम कहेंगे लीडर्स आते, किंग्स नहीं थे वो, लीडर्स थे, मतलब लोकल लोकल जो है ना। मान लीजिए यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था, किसका, मुगल्स का। तो जब जब औरंगजेब की डेथ होती है तो यहाँ पे ये वाली जो टेरिटरी है, इसमें बहुत सारी टेरिटरीज थी, है ना, ये मुगल एम्पायर था, इसमें बहुत सारी टेरिटरीज थी। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक ये जो टेरिटरी, यहाँ पे कोई एक अमीर आदमी उठता है जो पावरफुल होता है, ब्रेव होता है, वो इस टेरिटरी पे राज करने लगा। और इसी तरीके से यहाँ पे और एक उठा इस टेरिटरी में, वो यहाँ पे राज करने लगा। यानी कि हम कहेंगे कि लोकल्स, जो लोकल्स यहाँ के थे ना, लोकल्स ही अब क्या करने लगे, राज करने लगे। क्या करने लगे, राज करने लगे। यानी कि ये जो कंट्रोल है ना इस टेरिटरी की का जो कंट्रोल था वो पहले किसके हाथ में था। ये जितनी भी टेरिटरीज इस मुगल एम्पायर में आती थी, इनका कंट्रोल किसके पास था, औरंगजेब के पास था। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो अब क्या हो जाता है कि ये वाली जो टेरिटरी है ना, यहाँ की टेरिटरी जो ना, अब ये कौन संभालेगा, यहाँ के लोकल्स संभालेंगे। लेकिन लोकल्स में से कौन संभालेगा, जो ब्रेव होगा, जो रिच होगा। ठीक है, जिसको हर कोई मतलब समाज में डरता होगा, तो वो अब इसको संभालने लगा। ठीक है, वही अब इसका ऑफिसर बनने लगा, प्रेसिडेंट बनने लगा, प्राइम मिनिस्टर बनने लगा इस टेरिटरी का। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जब औरंगजेब की डेथ होगी तो बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स, ठीक है, बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स खड़ा हो गए। ठीक है, बहुत सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स खड़ा हो गए, यानी कि वो स्टेट्स, वो टेरिटरीज जिन पे कब्जा किनका था, लोकल्स का कब्जा था। ठीक है, यानी कि वो टेरिटरीज, ऑटोनॉमस स्टेट्स मींस वो स्टेट्स, वो टेरिटरीज, वो रीजन्स जहां पे किनका कब्जा था, जहां पे कौन रूल कर रहे थे, लोकल्स रूल कर रहे थे। तो ये कब हो गया, औरंगजेब की जब डेथ होती है उसके बाद ये सिचुएशन फिर पैदा हो गई। ये चीज़ भी आपने पहले ही सुना, ये चीज़ भी आपने पहले ही पढ़ा कि यूरोपियन जो थे, चाहे इंग्लिश थे, चाहे फ्रेंच थे, कोई भी था, तो वो मुगल्स के टाइम से ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। तो अब क्या होने लगा, जब इंग्लिश और फ्रेंच की कंपनी जो है ना, जब इन्होंने ये देखा ना कि औरंगजेब की डेथ हो गई, अब क्या होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। यानी कि लोकल रीजन्स जो हैं उनको लोकल्स ही संभालने लगे, ऑटोनॉमस स्टेट्स बनने लगे। तो इंग्लिश और फ्रेंच की जो कंपनी ने, उन्होंने ये सोचा कि अब जो भारत की टेरिटरी है ना, ये यहाँ का जो पॉलिटिकल पावर है, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ का जो पॉलिटिकल पावर है वो वीक होने लगा। यानी कि अब कोई भी पावरफुल किंग नहीं है। तो अब क्या ये करने लगे, इनके दिमाग में ये आने लगा, चाहे वो फ्रेंच थे चाहे वो इंग्लिश थे, अब इनके जहन में ये चल रहा था, इनके दिमाग में ये गूंज रहा था कि अब हम यहाँ पे कब्जा करेंगे, अब हम ही यहाँ के किंग्स बनेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे थे। क्या देख रहे थे, वो यहाँ पे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे थे। यानी कि इंग्लिश भी ये अब सोच रही थी कि अब मैं ही यहाँ पे क्या बनाऊंगी, हुकूमत बनाऊंगी, और इस तरीके से फ्रेंच वाले भी यही चाहते थे और इंग्लिश वाले भी यही चाहते थे। ठीक है, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है ना, ये 1740 से ही बिल्कुल स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये तो मैं मानता हूं कि ये 1740 से स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है, ये कैसे खत्म हो गई। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है ना, ये कैसे खत्म होगी, तो आप याद रखना, ये खत्म हो गई विद द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश। यानी कि जब तक ना कि इंग्लिश की विक्ट्री
यानी कि जब तक ना कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फतेह हासिल किया, ठीक है, विक्ट्री हासिल की, ठीक है, इट एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप, ठीक है, इट एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इट वाज स्टार्टेड इन 1740 बट इट एंडेड इन 1757। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है दैट एंडेड इन 1757। कब हो गया ये एंड? 1757 में। ये एंड नहीं हो गया, अब ये नहीं सोचना कि ये बिल्कुल ही एंड हो गया, नहीं, 1757 से मतलब एंड ये कैसे हुआ, यहां पे 1757 में बैटल ऑफ पैलेस हुआ था, इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ पैलेस हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ पैलेस हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ पैलेस हुआ था। और ये जो बैटल ऑफ पैलेस है ना, ये कहां पे हुआ था, एक सेकंड, बैटल ऑफ पैलेस में क्या हुआ था, इंग्लिश वाले जो है ना, इंग्लिश के जो लोग थे उन्होंने बंगाल को कब्जा किया। किसको कब्जा किया? बंगाल को उन्होंने कब्जा किया, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ पैलेस ही होता है और इसमें क्या करते हैं ब्रिटिश वाले जो हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बंगाल को क्या करती हैं, कब्जा करती हैं। यानी कि यहाँ से अब ये पता चलने लगा फ्रेंच के लोगों को कि इंग्लिश जो है ये हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये हमें क्या करेंगे, भगा के ही रहेंगे, ठीक है। ये किनका अब मानना है, ये फ्रेंच के लोगों जो है उनको अब ये फीलिंग आने लगी, उनको अब ये एहसास होने लगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से क्या होने लगा कि 1757 से ही अब ये जो राइवलरी ने ये ख़त्म होने लगी। क्यों? क्योंकि अब फ्रेंच के लोग भी यही सोच रहे थे कि इन्होंने हमें हराया, ठीक है, हम तो इनको मतलब हम तो इनको कम्बैट नहीं कर सकते, ठीक है, हम तो काउंटर अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ से अब ये राइवलरी जो है धीरे 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 ख़त्म होने लगी। 1763 का जब पीरियड आता है तो वहाँ पे फिर ये कंप्लीट इनका क्या होता है, शाबाश, वो इनको यहाँ पे मतलब बिल्कुल वीक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ूंगा, आप इसको नोट करोगे, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे याद किया है, तो आप भी ऐसे नोट करके रख लीजिए, फिर याद करना, ठीक है। तो जिस वक्त 1757 में बैटल ऑफ पैलेस हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, विक्ट्री हासिल की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस बोला था, एक फ्रेज बोला था, एक सेंटेंस बोला था। तो वो सेंटेंस क्या था, वो आप नोट कर लीजिए। वो था डार्कनेस, डार्कनेस, यानी कि इसके ऊपर, इसके उस वक्त उसने नहीं कहा था, उसने ये तो बाद में कहा था, लेकिन इसी के ऊपर बैटल ऑफ पैलेस के ऊपर फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, डार्कनेस सेटल्ड, डार्कनेस सेटल्ड ऑन द फेस ऑफ, आप भी नोट करो शाबाश, ऑन द फेस ऑफ लैंड एंड द वेइंग स्केल्स एंड द वेइंग स्केल्स, नोट करो शाबाश, ऑन द फेस ऑफ लैंड एंड द वेइंग स्केल्स इन मर्चेंट्स हैंड चेंज्ड, किसमें चेंज हो गया, इनटू इंपीरियल सिसेप्टर, ठीक है। तो क्या कहा था इसने, इसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था इसके बारे में, डार्कनेस सेटल्ड ऑन द फेस ऑफ द लैंड एंड द वेइंग स्केल्स इन द मर्चेंट्स हैंड चेंज्ड इनटू द इंपीरियल सिकेप्टर, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में। जैसे उसने ये ये उसने किसके बारे में लिखा था, विक्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में उसने ये लिखा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि ब्रिटिश सुपरमेसी जो है, ब्रिटिश सुपरमेसी यानी कि ब्रिटिश ने जो अपना यहाँ पे पावर जो है वो मतलब पूरी तरीके से डोमिनेट किया। ब्रिटिश सुपरमेसी भारत में कब से शुरू हो गई, वो 1757 से ही शुरू हो गई, जब उन्होंने बैटल ऑफ पैलेसी में विक्ट्री हासिल की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट और एक पॉइंट आप याद रखोगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कर्नाटिक वार्स ईस्टर्न इंडिया में लड़े गए थे, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में लड़े गए थे। तो आप याद रखना, साउदर्न इंडिया जो है ना, दैट बिकेम द अरीना ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि दैट बिकेम द बेस, ठीक है, दैट बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है। तो साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया में ही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ पे? साउथ इंडिया में ही ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आप बताओगे क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में ही फ्रेंच का कैपिटल था पौंडीचेरी, है ना। पौंडीचेरी जो है ना, पौंडीचेरी जो कैपिटल थी, किसकी कैपिटल, जो किसकी थी? फ्रेंच की कैपिटल थी, है ना। पौंडीचेरी किसकी कैपिटल थी? फ्रेंच की कैपिटल थी। कहाँ पे है पौंडीचेरी? साउथ इंडिया में। तो इसलिए साउथ इंडिया जो है ना, दैट बिकेम द मेन एरिना ऑफ, दैट बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है। और ध्यान रखोगे आप, तो ये साउदर्न इंडिया ही था जहां पे कंडीशंस क्या थी? जहां पे कंडीशंस फेवरेबल बन गई, ठीक है। जहां पे कंडीशंस फेवरेबल बन गई किसके लिए? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के लिए। तो एक्चुअली जब निजामुल मुल्क जो है ना, निजामुल मुल्क, ये भी मुगल्स का ही एक था, ठीक है। गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है, वाइस राय था। निजामुल मुल्क जो है ना, जब इसकी डेथ 1748 में होती है, तो उसके बाद ये राइवलरी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। निजामुल मुल्क की डेथ के बाद साउदर्न इंडिया में ये राज कर रहा था, तो इसकी डेथ जब हो गई, ठीक है, एक्चुअली हैदराबाद में राज कर रहा था, इसकी डेथ जब हो गई तो उसके बाद राइवलरी जो है ना, वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। तो एक्चुअली लास्ट में अब मैं आपको बता दूंगा कि जो कैरनेटिक वार्स हैं ये क्यों लड़े गए थे। एक्चुअली कैरनेटिक वार जो थी, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जिसको हम कहेंगे, ये कैरनेटिक वार जो है ना, ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, ये इंडिया की लड़ाई नहीं थी, ये इंडिया की लड़ाई नहीं थी। ये किसकी लड़ाई थी? ये ऑस्ट्रिया की लड़ाई थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये ऑस्ट्रिया की लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई तख्त संभालना चाहती थी कोई लड़की, और यहाँ से ये फ्रेंच गए, इंग्लिश गए, ये आपस में वहां पे एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, बोलने लगे कि हम इसका फेवर करेंगे, मैरिया थेरेसा का, कुछ बोलने लगे कि हम इसके अपोजिशन में। तो लड़ाई कहाँ की थी? ये वहां किसी दूसरे कंट्री की थी, ऑस्ट्रिया की थी। और ऑस्ट्रिया के बाद ये फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ये लड़ाई फैल गई। तो लेकिन भारत में तो ये लड़ाई थी नहीं, लेकिन ये भारत में कैसे पहुंच गई? एक्चुअली जो फ्रांस था, फ्रांस के जो लोग थी, फ्रांस की जो एक कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश की जो एक कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में ट्रेड कर रही थी। तो उनकी वजह से, उनके ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है, तो उन्होंने ये जो हम कहेंगे, मैं अपने शब्दों में कहूंगा, अपने लफ्जों में कहूंगा, तो कि ये जो उन्होंने लड़ाई जो कहाँ पे थी, जो ऑस्ट्रिया में थी, उन्होंने इसकी भी ट्रेडिंग की, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट किया। कहाँ इंपोर्ट किया? हमारे भारत के अंदर, हमारे मेनलैंड के अंदर, हमारे भारत के, हमारे इंडिया के मेनलैंड के अंदर उन्होंने इस लड़ाई को क्या किया? इंपोर्ट किया, ठीक है। क्यों? ये यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो इन ट्रेडिंग की वजह से इनकी लड़ाई यहाँ पहुंच गई। अब क्या हो गया? लड़ाई कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। तो आप याद रखोगे कि जो कैरनेटिक वार्स हैं, इट बिगेन विद द आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है? यानी कि वही वार, वही जंग, वही लड़ाई जो किसके ऊपर थी? जो सक्सेसर के ऊपर थी, जो सक्सेशन के ऊपर थी। यानी कि जो इसकी जो चार्ल्स सिक्स की जो बेटी थी, वो उसकी सक्सेसर बनना चाहती थी, उसको सक्सेसर बनने नहीं दिया जाता था। तो उसी के ऊपर जो वार वार जो क्रिएट हो गया, ठीक है, जो इश्यूज क्रिएट हो गए, जो लड़ाई, जो बैटल्स क्रिएट हो गए, तो उसी को कहा गया था वार ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि कैरनेटिक वार जो है, इट बिकेन विद द आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ये ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन की वजह से ही कैरनेटिक वार जो है उनका वजूद आया, ठीक है। और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा, तो आप याद रखना मेरे दोस्तों कि 7 years वॉर ऑफ सक्सेशन, 7 years वॉर ऑफ सक्सेशन, 7 years वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से, ठीक है, फिर ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है, ये एंड हो गया। ध्यान रखना, ध्यान रखिए आप, अब ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बोला 7 year वॉर ऑफ सक्सेशन, ये भी आप नोट कर लीजिए। 7 year ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन किसको बोलते हैं? 1756 to 63 का जो पीरियड था ना, इसको कहा जाता था 7 years वॉर ऑफ वार। क्या इसको कहा जाता था? 7 years वार किस पीरियड को कहा जाता है? 1756 से लेकर 63। आप काउंट कर सकते हो, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये 7 years आते हैं। तो इन 7 सालों में कंटिन्यूसली वार जो है वो क्या वो जंग लड़ी गई थी, ठीक है। वार कंटिन्यूसली इन 7 सालों में लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है 7 years वार। तो जो कैरनेटिक वार्स हैं, कैरनेटिक वार स्टार्ट हो गया था विद ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, यानी कि ऑस्ट्रिया में जो लड़ाई हुई थी, तो इसी के ऊपर हमारे यहाँ पे भारत में कैरनेटिक वार ऑफ सक्सेशन हुआ, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे भारत में कैरनेटिक वार्स हो गई। और फिर एंड कैसे हो गई कैरनेटिक वार्स? विद द कंक्लूजन ऑफ 7 years वार, यानी कि 7 साल तक कंटिन्यूसली वार्स क्या
चलते रहे। लास्ट पे एक ट्रीटी भी साइन होती, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दरअसल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रिया में जंग होती है, ऑस्ट्रिया में थ्रोन के ऊपर लड़ाई होती है, वही लड़ाई फैलती है और उसी के सहारे, उसी की वजह से क्या होता है, इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं वो भारत में भी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। वो अपना जो उनका कमर्शियल और मैरीटाइम जो उनका राइवलरी होता है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, उनका जो मैरीटाइम यानी कि उनका जो नेवल राइवलरी है वो भी बढ़ने लगा, कमर्शियल राइवलरी भी उनका अब बढ़ने लगा। ठीक है, तो इनका एक मेन रीजन था। तो आप नोट करोगे कि एंटायर जो साउथ इंडिया था, एंटायर जो साउथ इंडिया था उस टाइम पे ये राजाज, नवाबाज, चीफ्स में बटा हुआ था। ठीक है, ये उनमें बटा हुआ था। तो लेकिन क्या हो गया कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो है ना, उन्होंने, ये तो आपको पहले ही पता होगा कि उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने बाहर, इंडिया के बाहर की अगर हम बात करेंगे, वहां पे एक दूसरे के क्या कर रहे थे, अपोषण कर रहे थे, है ना, वहां पे क्या कर रहे थे, अपोषण कर रहे थे। लेकिन जब ये यहाँ भारत में आ गए, भारत में जितने भी लोकल्स थे ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन लोकल्स को मदद मांगने लगी। फ्रेंच वाले जो है, कुछ फ्रेंच वाले इन लोकल्स को मदद मांगने लगी। ठीक है, यानी कि ये अब यहाँ के लोकल्स को अब क्या मांगने लगी, मदद मांगने लगी। ठीक है, लेकिन आप नोट करोगे कर्नाटिक वार्स में लास्ट पे ब्रिटिशर्स की ही विक्ट्री थी। ठीक है, नुकसान किसका था, फ्रेंच का ही था। कल हम पढ़ेंगे आप फर्स्ट कर्नाटिक वार, वहां पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आज कुछ मतलब कंफ्यूजन रहा होगा या बोर हुए होंगे ना, तो कल आपको सब कुछ समझ में आएगा क्या हमने कल पढ़ा, क्या तो क्यों पढ़ रहे थे हम कल, ये आपको कल आप पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।